मैं वही कि फिर कब फाइनली ये इसका नींव पत्थर रखा गया? नींव पत्थर ये दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, आपको ध्यान होगा। और उस टाइम और कुछ महिलाओं को, लड़कियों को लेके, ज़्यादातर बेटियों के साथ जैसे रेप केस हो गया, और जो निर्भया कांड हुआ था उस के बाद ना जैसे मेरा दिल दहल सा गया भी, उस बेटी के साथ कितना बुरा होगा। तो बस उस टाइम पे मेरे भी आया कि बस अब और नहीं, ओके। अब मुझे काम करना है। मुझे जो मेरा जीवन है वो महिलाओं, बेटियों के लिए और बच्चों के लिए, उनके उत्थान के लिए समर्पित है। कोई है केस स्टडी जो आपके पास आई हो, कोई ऐसा बच्चा जिसको आपने निकाला हो नशे के उससे? क्योंकि बिकॉज मैंने देखा कि आजकल ना इतना ज़्यादा हो गया है, सिर्फ पंजाब में नहीं, हिमाचल में भी, हरियाणा में भी, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया बहुत ऑल ज़्यादा हो ओवर गया है। इंडिया हो रहा है, पर मोस्टली पंजाब, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा और हिमाचल भी। तो बहुत नशा फैलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। आजकल हमारे यूथ की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो नशा और एक बेरोजगारी है। कोई केस स्टडीज़ हैं आपके पास, मतलब कि कोई लेडी आई हो आपके पास जिसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, और जो आपको सुन के लगा हो कि नहीं यार ये तो मैं इसकी तो सॉल्व करूँगी ही करूँगी, ऐसा कुछ था? एक केस मेरे पास आया था, एक लेडी है, तो उसका छोटा बच्चा भी है, 10 साल का है। तो उसका क्या था, हस्बैंड के साथ डीवी केस हो गया, ठीक है। हस्बैंड ने क्या किया, उसको मारा पीटा, ड्रिंक की और लड़ झगड़ के चला गया। फिर अगले दिन आया उसके घर पे और उसको चाकू लेके उसको अटैक करने की कोशिश की उसके साथ। ओके। तो मेरे को ये लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं एज ए सोसाइटी, है ना? मतलब कि बिकॉज यू आर रनिंग एन एनजीओ, है ना, आप लेडीज़ के साथ काम करते हो, आप यस। लड़कियों के साथ काम करते हो, तो हमारी सोसाइटी को हो क्या गया है? मतलब कि हम इतने इनपेशेंट हो गए हैं कि हमारी जो वो क्या कहते हैं सहनशीलता है, वो क्या ख़त्म होती जा रही है? आपको कहीं ऐसा फील होता है कि लड़कों में ख़त्म होती जा रही है? देखिए, सिर्फ अगर हम कहेंगे लड़कों में ख़त्म होती जा रही है, तो दैट्स नॉट फेयर। मेरा मानना है कि देखिए, समाज में लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों को ही आजकल आप देखते हैं तो बहुत सारे केस ऐसे हैं जहाँ मर्द जो है महिलाओं से परेशान है, और महिलाएं तो भी मर्द से कोई ना कोई केस रहता है इनका। हाय पूजा, हेलो सर। कैसे हो? आई एम गुड। कैसी चल रही है अभी ज़िंदगी? बहुत फर्स्ट क्लास, ग्रेट। टेंशन नहीं होती थोड़ी कभी कभी? नहीं, टेंशन तो नहीं क्योंकि होती। बिकॉज जब आप फील्ड में होते हो सारा दिन, आप लोगों से मिलते हो, अलग अलग चीज़ों, क्योंकि लोगों से बात करना ना और उनकी प्रॉब्लम सुनना, वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी आता है कभी कभी, है ना, थोड़ा सा तो वो प्रेशर आ जाता है। तो वो होता नहीं कभी कभी, या ठीक है? शुरू शुरू में होता है जब मैंने काम स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं यूज टू हो गई हूँ, तो अब नहीं ऐसा कुछ होता। तो पूजा बचपन कहाँ बीता सारा? शुरू से चंडीगढ़ ही पले बड़े हैं। कुछ यादें कौन सी हैं पहली पहली बचपन की? कौन कौन सी यादें? शरारतें करते हुए की यादें हैं, या पढ़ते हुए की यादें हैं? कैसी यादें हैं? बचपन की यादें तो देखो, शुरू से ही बचपन से हम स्पोर्ट्स मैंने ज्वाइन कर ली थी, वॉलीबॉल। तो वही बस सारा दिन ग्राउंड में ही निकल जाता था और ये किस प्रैक्टिस करते हुए। कौन सी क्लास में थे जब आपने वॉलीबॉल शुरू की? मैंने ज्वाइन की थी ये सेवन्थ क्लास में। 7th क्लास में? यस। तो किसके कहने पे, मतलब कि घर वालों के कहने पे, या स्कूल में किसी ने कहा कि यार चल ज्वाइन कर लेते हैं? जैसे मैं जूडो में था तो मेरे दोस्तों ने कहा चल जूडो ज्वाइन करते हैं, तो मैंने जूडो ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों ने कहा, या घर वालों ने, या खुद का ही मन था? ये एक तो देखो, हमारे स्कूल में जूडो कराटे भी था। सबसे पहले मैंने जूडो कराटे ज्वाइन किया था। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें भी बहुत अच्छा मैं परफॉर्म कर रही थी। फिर मेरे पापा पुलिस में हैं, चंडीगढ़ पुलिस में थे, सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए थे। तो हम 46 में रहते थे, जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है। तो वहाँ मैं जो और पापा के फ्रेंड थे जो कि चंडीगढ़ पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे में उनका एडमिशन सिलेक्शन हुई थी जॉब में। तो उन्होंने गाइड किया था कि आपकी बेटी की हाइट अच्छी है, तो मेरे पेरेंट्स को, तो उन्होंने फिर वॉलीबॉल ज्वाइन करवाया। वो खुद भी वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो उस करके फिर मैंने वॉलीबॉल ज्वाइन किया। और मैंने देखा है कि वॉलीबॉल में ना बड़ा स्टेमिना चाहिए खेलने के जी। लिए, बिकॉज आगे पीछे बॉल मारनी बहुत ज़्यादा, और प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए, और कई बार बॉल आती है तो आपके मुंह पे भी हिट हो जाती है। कई बार हुई है। हाँ, तो बहुत स्टेमिना चाहिए। बट कोच आपको, देखो, एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस तरीके से आपको ना भी
क्या कहते हैं, ग्राउंड लेवल पे इस तरीके से काम कराया जाता है, आपको वर्कआउट करवाया जाता है कि आप यूज टू हो जाते हैं और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो उसको फेस करना सीख जाते हैं। ये तो है। और मेरे को थोड़ा सा ना ये बताओ पूजा कि जो घर का वो था कि है ना पापा का, कभी पढ़ाई की तरफ था या स्पोर्ट्स की तरफ था? नहीं, उनका, मेरे पापा जो थे वो एक्चुअली पुलिस में थे, तो वो किरण बेदी मैम को बहुत फॉलो वो, करते थे? हाँ, फॉलो करते थे। तो उनका ये था कि मैं किरण बेदी मैम की तरह आईपीएस ऑफिसर बनूं या आईएएस ऑफिसर ना। राइट। उनका शुरू से सपना था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं। तो मैंने चंडीगढ़ पुलिस में भी कम से कम 8-9 साल मैंने ट्राई किया। राइट। तो मेरा इंटरव्यू तक में सिलेक्शन होती थी मेरी। तो बाय आई थिंक कि अनफॉर्चुनेटली नहीं सिलेक्शन हो सकी। क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े काम करने थे ना। क्योंकि अगर आप उसमें नौकरी लग जाती तो फिर वो कहीं ना कहीं बन जाते, फिर शायद आ, आप ये काम ना कर पाते। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन देखो, पावर होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरे को लगता है कि आपके पास पावर है, मतलब कि उस पावर पे हम आएंगे अभी थोड़ी देर जी, जी, में। जी। लेकिन वो जो पावर है ना, जो वो पुलिस के पास, जो पुलिस की वर्दी में पावर है, वो एक यस, अलग पावर है। यस, लेकिन वो ना पावर कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपको कहीं रोकती भी है कुछ चीज़ें करने से। यस, क्योंकि अभी आपको कोई रोक नहीं सकता, आप किसी की भी मदद कर सकते हो, आप किसी के साथ भी खड़े हो सकते हो, है ना। जिसके साथ बुराई हो रही है उसके साथ आप खड़े हो सकते हो, है ना। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो, पावर तो अभी भी है आपके पास, है ना। वो आप जी, जी। मानते नहीं हो, अलग बात है कि पावर है, लेकिन पावर तो है अभी भी। वो तो है, लेकिन देखो, मेरा मानना है कि जो सोसाइटी है उसमें अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम करता है तो बहुत सारी समाज में जो कूटनीतियाँ फैली हैं महिलाओं के साथ, जैसे रेप केस आ गए, कितने सारे डोमेस्टिक वायलेंस केस होते हैं, बहुत सारे जो भी केस हैं। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम कर रहा है तो बहुत सारी ज़िंदगी जीनी और आसान हो जाती है समाज में लोगों के लिए भी ना। तो पुलिस के पास बहुत सारी पावर हैं, अगर वो अच्छे से काम करते हैं पुलिस वाले, तो बहुत मतलब समाज में बहुत अच्छा मैसेज आता हाँ, है। मैसेज आता है। और तो पुलिस में मतलब अच्छी पावर अच्छी है, मेरा मानना है। एक चीज मैं ना वैसे बीच में ऐड कर रहा हूँ। अभी कल या परसों एक किसी लड़के ने मर्डर किया है, लड़की का ना, यही अच्छा। मोहाली में। आपने देखी वो वीडियो जिसमें वो नहीं, मेरे ध्यान चाकू नहीं। मार मार के उसको मार दिया है ऑफिस में? अच्छा। तो मेरे को ये लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं एज ए सोसाइटी, है ना। मतलब कि बिकॉज यू आर रनिंग एन एनजीओ, है ना, आप लेडीज के साथ काम करते हो, आप यस। लड़कियों के साथ काम करते हो। तो हमारी सोसाइटी को हो क्या गया है, मतलब कि हम इतने इम्पेशेंट हो गए हैं कि हमारी जो वो क्या कहते हैं सहनशीलता है, वो क्या ख़त्म होती जा रही है? आपको कहीं ऐसा फील होता है कि लड़कों में ख़त्म होती जा रही है? देखिए, सिर्फ अगर हम कहेंगे लड़कों में ख़त्म होती जा रही है, तो दैट्स नॉट फेयर। मेरा मानना है कि देखिए, समाज में लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों को ही आजकल आप देखते हैं तो बहुत सारे केस ऐसे हैं जहाँ मर्द जो है महिलाओं से परेशान है और महिलाएं तो भी मर्द से कोई ना कोई केस रहता है इनका। तो इम्पेशेंट हो गया और किसी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी पाने की जो चाह आजकल लोगों के बीच में है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, अपना मेंटल लेवल एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। हम्म। ये तो है कि मेंटल लेवल अपना बना के मेंटल रखो लेवल और दोनों बैलेंस को बना के बैलेंस रखना करके है। चलना पड़ेगा। यस, यस। अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं तो दोनों को खुशी होनी चाहिए। हाँ। आप अपना साइको लेवल जो कहते हैं हाँ। ना साइक्रेटिक प्रॉब्लम, वो हाँ। नहीं होनी चाहिए। आपको वो नहीं मेंटल होना, लेवल एक कंट्रोल में रखें आप। गुस्सा कंट्रोल में रहना हाँ, चाहिए। गुस्सा भी कंट्रोल में रखें जी। राइट। तो फिर जब स्कूल में हो गया, वॉलीबॉल खेल रहे थे, है ना, हम्म। फिर 10वीं में क्या आया दिमाग में, क्या करना है आगे जाके मुझे 11वीं नहीं, 12वीं में? मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक वॉलीबॉल की प्लेयर रही हूँ, अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं। एक बार शुरू किया तो फिर हाँ, यूनिवर्सिटी? नहीं, फिर नहीं रुके। फिर हम सुबह 4 बजे ग्राउंड में होते थे और रात को 9 बज जाते थे घर आते थे, क्योंकि आपने पहले 4 बजे ग्राउंड में जाना, फिर उसके बाद 8 बजे के बाद स्कूल होता था, स्कूलिंग होती थी। फिर स्कूल के बाद फिर आपने ग्राउंड लेवल पे 3 बजे या 3:30 बजे फिर ग्राउंड पे हमें रिपोर्ट करना होता था। फिर शाम को घर आते आते तो 9 बजे तक तो हम सो ही जाते थे। हाँ, क्योंकि तो इतना कोई थक जाना। टीवी नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब सिर्फ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बस ग्राउंड का। और या स्कूलिंग की पढ़ाई या कॉलेज की पढ़ाई या यूनिवर्सिटी, उससे अलावा किसी और चीज़ में कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम्म। तो फिर स्कूल के बाद कॉलेज कौन सा था? कॉलेज मेरा खालसा कॉलेज था। ओके। हाँ जी। वो अपना 26 वाला? हाँ जी, 26 वाला, हाँ राइट। जी। तो फिर वहाँ पे कैसी ज़िंदगी थी? बहुत अच्छी थी वहाँ पे भी। वहाँ पे कभी ट्राई किया, वो जो यूथ के प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कभी कहा कि मैं आगे रखती हूँ, या कुछ ऐसा कुछ था आप में? नहीं, देखो, जब कॉलेज लेवल पे हम थे तब, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि
स्पोर्ट्स में ही, ग्राउंड में ही ज़्यादातर टाइम मतलब स्पेंड कि इधर होता वाली था। साइड नहीं था कि नहीं, इस साइड कहीं पे भी कुछ ध्यान नहीं ओके, था। जो यूथ पॉलिटिक्स होती है ऐसे तो कुछ पॉलिटिक्स कुछ नहीं, सिर्फ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का ही रहता था। राइट। और हाँ, ये है कि जहाँ किसी को मदद की ज़रूरत है, कुछ समाज सेवा या कुछ किसी के साथ खड़े होना है, कोई सही है, तो वो मैं लड़कियों की राइट्स के लिए साथ खड़े हो जाते थे हम, है ना? तो वो हम वो सब ज़रूर चीज़ें थी। करते थे, हाँ जी। या बेजुबानों के लिए काम करना, कॉलेज लाइफ में मैंने बेजुबानों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। राइट। मैंने रेस्क्यू किए कितने सारे डॉग्स वगैरह। अच्छा। तो हाँ, तो जो जिस सेक्टर में हम रहते थे, उस सेक्टर के मोस्टली जितने भी डॉग्स थे, उन सबको रेस्क्यू वगैरह करना, उनका खाना देना। मैंने सुबह जैसे जल्दी उठना है तो उससे पहले ग्राउंड लेवल पे या घर से निकलने से पहले अपने काम के लिए, तो उससे पहले मैं डॉग्स को खाना रेगुलर देती थी। सबसे पहले उनका खाना तैयार करना, उनको खाना खिलाना, इवन मैं अपने हाथ से उनको सर्व करती थी खाना वगैरह। तो ये मेरा रूटीन था कि अपने कॉलेज लाइफ, फिर उसके बाद अपना डॉग्स का खाना वगैरह, और घर पे कुछ काम मम्मी पापा ने कहा तो, नहीं तो अपनी पढ़ाई, और डॉग्स का सुबह का और शाम का दोनों टाइम मतलब उनको खाना देना, उनका ट्रीटमेंट कराना, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है या कुछ है। कुछ मेरी फीमेल डॉग्स ऐसी भी थी, स्ट्रे डॉग्स थे जो, दे ऑल ओवर स्ट्रे डॉग्स। कुछ स्ट्रे डॉग्स ऐसे थे जो कि बेचारी जैसे प्रेगनेंसी के टाइम भी मैंने खुद अपने हाथों से उनकी डिलीवरियां करवाई हैं, डॉक्टर के पास लेके जाना। मतलब शुरू से समाज सेवा के प्रति तो मेरा शुरू से ही था, 10th में भी, स्कूलिंग टाइम में भी। वो उसी लेकिन एक सॉरी आपको बीच में हाँ होगा, जी, उसी पे आ रहा था मैं, क्योंकि हमें ना ये बड़े होके नहीं आती चीज़ें। जी, ये मैं आज बोलूँ कि आज मैं जो आप कर रहे हो वो करने लग जाऊँ, शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये चीज़ ना अंदर से आती जी, है ना? और क्योंकि बचपन से ही आप कर रहे होगे ये चीज़, है ना? यस। तो कब से आ गया था मन में कि यार मुझे दूसरों की मदद करनी है, क्योंकि ये भाव आना एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब कि सोसाइटी को पे बैक करना। एक्चुअली हमारे घर का ना आध्यात्मिक माहौल था। राइट। मेरे जो मम्मी पापा हैं वो राधा स्वामी ब्यास को हाँ जी, उनके राइट। फॉलोवर हैं। तो उनकी जो प्रीचिंग्स हैं उन्हीं को हम पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, उनके सत्संग वगैरह ना, तो राइट। घर का माहौल ही ऐसा था। 24 घंटे मतलब जब भी घर पे रहना हमने तो भजन, और कभी कभी दादी के दोहे, दोहे हो गए, सत्संग हो गए, यही सब घर के अंदर ऐसा मतलब चलते रहते था। म्यूजिक उनका ना, सत्संग वगैरह सुनते रहते थे, दोहे सुनते रहते थे। तो यही ऐसी इसी माहौल में ही हमारी परवरिश हुई है। राइट। तो शुरू से ही मैं जब इवन 10th में थी तो मैंने मम्मी पापा से कहा भी था कि मैं मतलब भी संन्यास लेना चाह रही थी। तो मैं कहा भी मुझे भी आगे बड़े होके शादी वगैरह नहीं करनी है, और इस दुनियादारी मैं नहीं संभाल सकती हूँ, मैं इस दुनिया के लिए नहीं हूँ। मैं कहा मुझे ऐसे परमात्मा के उसी की आस्था में रहना है, उसी की दया दृष्टि में रहना है मुझे। तो लेकिन मैं मम्मी पापा की अकेली बेटी थी, तो उन्होंने मतलब मैन्युपुलेट वगैरह कर करके तो फिर नहीं संन्यास लेने दिया। क्योंकि आप पर पैम्पर्ड बच्चे थे ना। हाँ, मैं पैम्पर्ड रही हूँ, है मेरी ना? हर जिद उन्होंने पूरी की है, मैंने जो भी चाहा है। तो फिर अब जाके मुझे जब मौका मिला तो मैंने फिर एक्चुअली दुनिया की कोई भी जो खुशी है, जो मैंने चाहा है, वो मेरे मम्मी पापा ने मेरी हर जिद पूरी और किया मुझे है। लगता है वो करनी भी चाहिए हर पेरेंट्स को, है ना? मतलब हाँ, कि लड़कियों की तो खास करके पूरी हो जाती है। तो हर जिद उन्होंने मेरी पूरी की है, हर इच्छा मेरी पूरी की है, जो मैंने चाहा है। तो उन्होंने मुझे फ्रीडम भी बहुत दी है। राइट। तो मैंने हमेशा अपनी मर्यादाओं का नहीं वो मतलब मर्यादाओं में रही हूँ, राइट। कभी उनको कोई शिकायत नहीं आने दी है। तो मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था। फिर स्पोर्ट्स में थे तो घर के अंदर पेरेंट्स ध्यान रखते हैं, तो बाहर जब हम जाते थे तो हमारे कोचेस बहुत अच्छे थे। हमारी फीमेल कोच थी, मेल कोच भी थे, मैं हॉस्टल में भी रही हूँ। राइट। और शुरू से हमें मेहनत करनी सिखाई है। मैंने मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटी हूँ, चाहे सुबह 4 बजे उठो या जो भी मतलब आपको अच्छा। और ये मम्मी पापा ने यही हमें कहते हैं ना कि अपब्रिंगिंग यही कह के किया कि मेहनत करते रहें, परमात्मा पे विश्वास रखें, और कभी गलत काम इस कोई काम ना करें जिससे कि आप परमात्मा के सामने मतलब नज़र से नज़र ना मिला सकें। और हमेशा परमात्मा की दृष्टि में मैं रहना चाहती हूँ। तो उसकी वो परमात्मा मेरा पहला प्रेम है। तो बस उसी की दया दृष्टि में, उसी के बताए रास्ते में मैं चलना चाहती हूँ। इसी वजह से मैंने संस्था की शुरुआत करी, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि सिर्फ मुझे दुनियादारी का कोई मोह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो मैंने चाहा मुझे हर चीज़ पर परमात्मा ने दिया। तो मुझे लगा कि अब मुझे अपना जो जीवन है वो महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए मैंने समर्पित कर दिया है। राइट।
तो और मेरा ये मानना है कि महिलाओं और बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ, लेकिन परिवारों को भी जोड़ के रखना चाहिए, क्योंकि ये समाज है, ये सोसाइटी है, जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, इसी से समाज है। राइट। तो एक फैमिली इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। राइट। तो जब ये सब खत्म हो गया, कॉलेज खत्म हो गया, है या ना, तो कब प्रॉपर तरीके से कि सोचा कि अब मुझे ये एनजीओ शुरू करनी है और अब यही काम करना है मुझे, ये कब आया दिमाग में फाइनली, मतलब कि कब हुआ ये? देखो, कॉलेज हुआ मेरा, फिर मैंने मिस चंडीगढ़ में भी पार्टिसिपेट किया, उसमें मैं ओके। मिस टैलेंटेड रही। ये और अच्छा, मैं, एक मिनट, हाँ ये जी, शौक कहाँ से आया बीच में कि मुझे मॉडलिंग भी करनी है? ये एक्चुअली मेरे मम्मा को शौक था, और ओके। मैं शुरू से एंटरटेनमेंट लाइन मुझे पसंद है, मुझे कैमरा फेस करना, आई लव डांसिंग, राइट। म्यूज़िक और एक्टिंग। राइट। तो बस फिर मिस, मेरे कोई फ्रेंड थे, वन ऑफ माय फ्रेंड, उन्होंने कहा कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर लो मिस चंडीगढ़ में। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें मैं मिस टैलेंटेड रही, मैंने डांस परफॉर्मेंस किया था, राइट। तो उसमें मेरी डांस प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। फिर मैंने उसमें जब परफॉर्मेंस की तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और मैं रनर अप भी रही हूँ, सेकंड रनर अप। राइट। उसके बाद फिर जो उसमें शो में जो कुछ लोग मतलब वहाँ थे कुछ फिल्म इंडस्ट्री से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मॉडलिंग स्टार्ट करो। फिर राइट। मुझे मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए। फिर मैंने तनिष्क ब्रांड के लिए भी काम किया, तनिष्क ज्वेलरी के लिए, उनके लिए भी काम किया। फिर मुझे दिल्ली से, मुंबई से ना तो ऑफ़र आने लगे कि आप मॉडलिंग या प्रोजेक्ट्स के लिए। बट मेरे पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं चंडीगढ़ से बाहर जाके काम करूं। तो मैंने चंडीगढ़ में रहते ही जितना मुझसे हुआ मैंने काम किया मॉडलिंग में। फिर मैंने पंजाबी वीडियोस में भी काम किया और हिंदी वीडियोस में भी काम किया मैंने। एक वीडियो थी, गाना मेरा बड़ा फेवरेट है, वो है ना राज बब्बर का भी, तो इस तरह से शामिल है मेरी ज़िंदगी में, तो कहीं भी हाँ, हाँ, हाँ। वो गाना है। तो उस पे भी हिंदी वीडियो बनी थी, मुंबई से आए थे डायरेक्टर, तो उसमें भी मैंने उस वीडियो में भी काम किया। पंजाबी वीडियोस में भी मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया। तो बस फिर मैंने आपको बताया ना कि जो मैंने चाहा मैंने उसमें काम किया, मुझे अच्छी सक्सेस भी मिली। तो राइट। बस धीरे धीरे फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर जो रूह होती है ना, वो कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ी होती है। तो उसी रूह ने मुझे, मतलब उस समाज सेवा में मुझे खींच लाई। मैं वही कि फिर कब फाइनली ये इसका नींव पत्थर रखा गया? नींव पत्थर ये दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था, आपको ध्यान होगा। और उस टाइम और कुछ महिलाओं को, लड़कियों को लेके, ज़्यादातर बेटियों के साथ जैसे रेप केस हो गया, और जो निर्भया कांड हुआ था उस के बाद ना जैसे मेरा दिल दहल सा गया भी, उस बेटी के साथ कितना बुरा हुआ। तो बस उस टाइम पे मेरे भी आया कि बस अब और नहीं, ओके। अब मुझे काम करना है। मुझे जो मेरा जीवन है वो महिलाओं, बेटियों के लिए और बच्चों के लिए, उनके उत्थान के लिए समर्पित है। राइट। बिकॉज पूजा, पता क्या होता है कि कहना बहुत आसान होता है कि मैं एनजीओ बना लूंगी जी जी। या मैं एनजीओ बना लूंगा, है ना, लेकिन एनजीओ को बनाना और फिर उसमें काम करना, हैट्स ऑफ टू यू, मतलब कि बहुत मुश्किल काम है, मतलब कि हर समय लोगों के लिए तैयार खड़े रहना, क्योंकि बिकॉज लोग तो कभी भी आ जाते हैं आपके हाँ जी पास, जी है ना, जी सुबह नहीं शाम को, क्योंकि जिसको मुसीबत है और जिसको पता है कि पूजा हेल्प कर देगी, तो वो जी। तो आपके पास आएगा और वो टाइम नहीं देखेगा, है ना। तो हैट्स ऑफ टू यू, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। कोई केस स्टडीज हैं आपके पास, मतलब कि कोई कोई लेडी आई हो आपके पास जिसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और जो आपको सुन के लगा हो कि नहीं यार, ये तो मैं इसकी तो सॉल्व करूँगी ही करूँगी, ऐसा कुछ था? केस तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं कितने सालों से काम कर रही हूँ, बट फिर भी मैं आपको एक दो केस जो हैं आपको आपके साथ बिकॉज उन पे तो डिस्कस मुझे कर लगता है लेती कि हूँ। पूरा अलग से ना एक एक चैप्टर बन सकता है, चैप्टर किताब एक एक केस स्टडी पे, कि हाँ जी, नहीं केस तो बहुत सारे हाँ। हैं। तो एक केस मेरे पास आया था, एक लेडी है, तो उसका छोटा बच्चा भी है, 10 साल का है। तो उसका क्या था, हस्बैंड के साथ डीवी केस हो गया, ठीक है। हस्बैंड ने क्या किया, उसको मारा पीटा, ड्रिंक की और लड़ झगड़ के चला गया। फिर अगले दिन आया उसके घर पे और उसको चाकू लेके उसको अटैक करने की कोशिश की उसके साथ। ओके। तो उसका फ़ोन आया मेरे को, लेडी का, तो हम गए। लेकिन हमारे जाने से पहले एक बात बताती हूँ कि पुलिस आ रखी थी वहाँ पे। मैंने उसको कहा भी तो फटाफट 112 पे फ़ोन कर दे। तो उसने फ़ोन करके पुलिस बुलाई। तो इवन पुलिस आके वहाँ क्या कर रही है, उनका समझौता कराने की कोशिश कर रही है, और वो चाकू लेके खड़ा है। मान लो अगर बाई चांस वहाँ पे पुलिस ना आती और वो उसको
कुछ हिट कर देता, छोटा बच्चा भी है, तो सोचो आप क्या होता उसका। और वो अकेली थी घर पे लेडी। तो उसका हस्बैंड कह रहा कि वो पुलिस वाले कह रहे कि इसने ड्रिंक कर रखी है वो। और जब हम गए वहाँ पे तो वो उसका हस्बैंड माफ़ी मांगने लग गया, कह रहा मैंने ड्रिंक की थी, मुझे माफ़ कर दो। भी ड्रिंक करके आप अपने आप को तो अटैक नहीं कर रहे हो, आप चाकू से अपने आप को हिट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। आप अगर ड्रिंक किया है तो अपने आप को अटैक करो ना, बिल्कुल बिल्कुल आप एक महिला पे या एक बच्चे पे अटैक कर रहे हो आप। बिल्कुल। तो फिर मैंने वहाँ पे बात रखी, मैंने पुलिस वालों को कहा भी आप इस पे एक्शन लेंगे, ये समझौता अगर महिला करना चाहेगी तब आप इसकी सेफ्टी और उसकी सिक्योरिटी की आप गारंटी लेंगे। उन्हें कहा नहीं। तो पुलिस वाले क्या थे भी उसको टाल मटोल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब हमने स्टैंड लिया अपनी संस्था से, तो आज उसको डीएसपी मैम ने उसको मतलब उसके हस्बैंड को जेल में भी वहाँ पे उसको प्रिजन में भेजा, और उस पर केस भी दर्ज हुआ। और वो लेडी आज मैंने उसको वकील करवाए हैं, वो अब खुशी से रह रही है, अपना जॉब भी कर रही है, बच्चे को भी पाल रही है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे केस ऐसे होते हैं। और उसके हस्बैंड में देखो, जब आप एक महिला के साथ, ज़रूरतमंद के साथ, चाहे वो महिला है, चाहे बच्चा है, चाहे कोई भी इंसान है, चाहे जब आप किसी ज़रूरतमंद के साथ आकर कोई संस्था होए, अच्छी संस्था हो गई या समाज के अच्छे लोग आकर साथ खड़े होते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जो सिस्टम है, देखो आप सब जानते हैं कि सिस्टम में सभी एक जैसे नहीं है। तो अगर हम उस टाइम उसके साथ ना खड़े होते तो क्या पता वो पुलिस ने क्या करना था क्या नहीं। राइट। और उसके बाद भी मैं आपको एक और बात बताती हूँ उसी लेडी की। वो जब लेडी वुमेन सेल में गई इस केस के बाद, जब वो वुमेन सेल में, मैंने उसको कहा वुमेन सेल में आप केस वो करो, कंप्लेंट करो। कंप्लेंट। तो जब उसने वुमेन सेल में किया तो क्या किया, पुलिस वाले ने वहाँ पे भी उससे वो केस बंद कराने के लिए तो उससे लिखवा लिया एप्लीकेशन। अच्छा। तो यही मैं आपको बता रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर जब अच्छे से काम करता है तो समाज में दुखी और ज़रूरतमंद लोगों की बहुत मदद होती है। अब देखो उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ का गलत वो किया हाँ कि इस्तेमाल। उनको कैसे कि केस हाँ, बंद तो कर उस दो। लेडी को उन्होंने इस तरह मैनुपुलेट कर दिया, उसकी मेंटल लेवल इस तरीके से बना हाँ, दी कि वो वापस कि वो ले लो। डिसीजन ही नहीं ले पाई। तो उसको वो वापस करवा दिया। फिर वो मेरे पास आई, रोने लग गई, मेरे को भी इंसाफ दिलाओ। मैंने कहा भी देखो आप पढ़ी लिखी हैं, शी इज़ मास्टर इन बीए, मतलब अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा देखो आप पढ़ी लिखी हैं, आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, आपने किसी के बहकावे में आप क्यों आई। कहती वो पुलिस वाला। मैं कहा तो क्या हो गया, पुलिस में है ना, वो उनका काम है। मैं कहा वो अपना काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन करो अच्छे लोगों के, आप जैसे टच में हमारे संस्था के साथ जुड़े हो। तो फिर मैंने डीएसपी के पास अपनी टीम से, हमारे टीम मेंबर गए, वो डीएसपी के पास उसको लेके गए। फिर डीएसपी मैम ने दोबारा से उसका केस रीओपन करवाया। फिर उसको उसी पुलिस वाले ने जो विड्रॉ करवा रहा था, केस बंद करा रहा था, उसी ने फिर उसकी हेल्प की, उसके हस्बैंड को बुलाया, उसकी हेल्प की। आज वो लेडी खुश है और वो कोर्ट केस लड़। तो कहने मतलब भी जब कोई सही तरीके से काम हाँ हो सही तो तरीके से। फिर मेरे को लगता है कि एनजीओस की भी जरूरत ना पड़े। एनजीओस की भी एनजीओस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब सही से काम होता नहीं जब सही तरीके से सिस्टम में काम नहीं होता है तब जरूरत पड़ती है। और मेरा ये भी मानना है कि आप समाज में, आप पार्टीज में जाते हैं, किटी पार्टीज में आप लोग जाते हैं और बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो मेरा मानना है कि समाज सेवी जो संस्थाएं हैं उनके साथ भी जुड़ के रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वक्त पड़ने पे समाज सेवी संस्था की क्या वैल्यू वो तब पता चलती है। क्योंकि कई बार फाइनेंशियली आप जितने मर्जी वो स्ट्रॉन्ग हो, कई बार पैसा नहीं, इंसान जो आपके साथ खड़ा है ना उसकी वैल्यू होती बिल्कुल है। बिल्कुल। चार लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जी। और जब आप ये एनजीओ आपकी जो वर्क है ये वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती है ना, तो आप कैसे लेडीज को एम्पावर कर रहे हो, उनको कुछ काम देते हो आप, क्या उनको कुछ सिखाते हो आप, क्या चलता है, मतलब कि सारा कि प्रोसेस क्या है? हमारा 8 साल से कंटिन्यूसली स्टिचिंग सेंटर्स रन कर रहे हैं। हमने चंडीगढ़ और पंजाब में हमारी एनजीओ रन करती है। तो चंडीगढ़ और पंजाब में मैंने दोनों जगह सिलाई सेंटर्स रन किए हैं। और हमारे एजुकेशन सेंटर भी, बच्चों के लिए भी, वो भी सेंटर दोनों चंडीगढ़ और पंजाब में दोनों मैंने कवर। इवन कि हमारी एनजीओ के पास सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड सोर्सेज हैं, लिमिटेड डोनर्स हैं हमारे, लेकिन फिर भी मैंने महिलाओं को कहते हैं ना, उनके उत्थान के लिए, उनके एम्पावरमेंट की, महिलाएं सीख जाएं, कल को कुछ 4 पैसे कमा लें ये, तो उसके लिए हमने कभी सिलाई सेंटर कभी बंद नहीं किया। हमने टीचर्स की सैलरी
हमेशा ऑन टाइम रही है कभी। और बच्चों को सिलाई मशीनें होगी, सिलाई से रिलेटेड कुछ भी काम है, उनको कपड़ा डोनेट कराया जाता है, सुई धा मतलब सिलाई से रिलेटेड कुछ भी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घर से उठकर सिलाई सेंटर तक आना है राइट। और वहाँ पे उनको सिलाई मशीनें मिलेंगी, धागे, कपड़ा, हर चीज़ उनको वहीं पे तो ये प्रोवाइड जो कराया सूट जाता आपने है। पहना है ये अपने सेंटर के स्टिच किया हुआ है? हाँ, ये मेरी स्टूडेंट है, एक फैशन डिज़ाइनिंग की है, तो ओके, परवीन हाउस ने स्टिच किया है, तो ओके। जी। तो आप इसको भी प्रमोट करती है साथ-साथ? हाँ, मैं इसको तो राइट, राइट, हमारे तो बच्चों को सिलाई सिखाते हैं, साथ-साथ उनको काम भी देते हैं। राइट। देखिए जब वो लेकिन एक ये मेरे को लगता है बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे आप सिखा भी रही हो, है ना? उसके बाद उनको कुछ फाइनेंशियली फाइनेंशियली हेल्प भी हेल्प कर भी रहे मिल हैं। कर जी, रहे हो, है ना? बिकॉज़ आज की डेट में मुझे लगता है कि जिन सेक्टर्स में आप काम कर रहे हो और जिन महिलाओं के साथ आप काम कर रहे हो, वो फाइनेंशियली उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं, जी। है ना? और उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, बिकॉज़ पति कितना कमा रहा है ना? हो सकता है कि किसी दिन दिहाड़ी लग रही है, किसी दिन नहीं दिहाड़ी लग रही है, कुछ काम बना है, नहीं बना है, लेकिन अगर उसको कोई हुनर आता होगा, तो वो अपना काम कर सकती है ना? तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि उनको सिलाई सिखा रहे हो। देखिए सिलाई का एक तो ये है कि ये बेसिक नीड है कपड़ा तो, है ना? यस, कपड़ा, मकान और खाना, यस। रोटी। तो कपड़े का ये है, देखिए अब सूट आप सिलवाने जाते हैं तो उसकी स्टिचिंग जो अच्छा बुटीक वाला भी है, 800 रुपये, 1000 रुपये सिंपल सूट का मैम मेरे पास ऐसे भी बुटीक हैं है। जो 25-25 हज़ार रुपए ले रहे 25, हाँ, वो भी लेते हैं। हैं। मैं हाँ, वैसे बेसिक हाँ, बता बेसिक रही हूँ वाला, आपको, हाँ, हाँ, बेसिक। तो अगर ये महिलाएँ सीख जाती हैं, अगर एक सूट भी अच्छा-सा बिल्कुल, ये स्टिच करती हैं रोज़ भी, तो महीने का अच्छा कमा लेती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा मकसद यही है, और वो महिलाएँ कुछ पढ़ी लिखी भी होती हैं बीच में। हाँ, तो पढ़ी लिखी होके हर महिला के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो घर से बाहर निकल के जॉब कर सके। बिल्कुल, कुछ हाउसवाइफ होती हैं, कुछ घर के हालात ऐसे होते हैं। बिल्कुल। ज़्यादातर जो हमारे पास महिलाएँ आती हैं, मैंने देखा है एक ही कमरे में उनके 8-8 बच्चों के साथ यस, रह रही हैं। यस, 6-6 बच्चे, 8-8 यस। बच्चे। एक तो सॉरी मुझे हाँ आपको जी, हाँ रोक रहा जी। हूँ मैं। थोड़ा इस पे भी उनको एजुकेट करो आप थोड़ा-सा, मतलब कि मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज की डेट में, हाँ, प प प उसकी पॉपुलेशन को लेके, है पॉपुलेशन ना? की, बिकॉज़ यस। मैंने कई बार देखा है कि कि छोटा-सा कमरा होता है ना? कमाई एक इंसान कर रहा है, लेकिन उसके पास 4 बच्चे हैं, है ना? मुझे लगता है कि ये भाई जब तक तुम खर्चा उठा नहीं सकते हो, तो तुम इतने बच्चे क्यों कर रहे हो, है ना? नहीं, सही है। है ना? बिकॉज़ ठीक है, मतलब कि वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, भई हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम हमारा राइट है, हम जो मर्ज़ी करें। लेकिन एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं ऐसा बच्चे क्यों लेके आऊँ ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं उनको नहीं पाल पा रहा हूँ ठीक से, हुँ। है ना? तो थोड़ा-सा इस पे भी कुछ आप बोलना चाहोगे? इस पे कुछ है आपके विचार कुछ आप नहीं, हाँ, मैं बताने लगी थी, मैं फैमिली काउंसलिंग्स भी करती हूँ, हमारी टीम से भी करते हैं। ज़्यादातर जो हमारी संस्था से लोग जुड़े हैं, वो ज़्यादातर मेरे से ही डायरेक्ट इंटरैक्ट राइट, करते हैं। राइट, तो मैं उनकी फैमिली काउंसलिंग्स भी की जाती हैं, जैसे परिवारों में अगर झगड़े हैं या लड़ाई है, तो उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है। और जिस तरह आपने फैमिली काउंसलिंग की बात की है कि कि बच्चे पॉपुलेशन को हाँ, लेके, है ना? तो उसको रिलेटेड भी मैं जहाँ तक होते हैं उनको समझाती हूँ। तो उसका फ़र्क पड़ता है, कई हुँ, परिवार तो सुनते हैं, ज़्यादातर तो सभी सुनते ही हैं। हुँ। तो बिकॉज़ मेरे उनकी नाना मेंटल जो मेंटालिटी होती है ना, उसको हुँ, कहते हैं हिट करना पड़ता है, बिल्कुल। तो उससे फ़र्क पड़ता है। मेरे नाना जी मेरे को एक बात बताते थे कि कि अगर 1 किलो दूध आया घर में हुँ, और अगर 6 बच्चे हैं, तो कितना-कितना आएगा? हुँ, और वहीं अगर 1 बच्चा या 2 बच्चे हैं, तो आधा-आधा किलो आएगा। तो हुँ, सेहत देखो किसकी बनेगी, है ना? अगर 6 बच्चे हैं तो वो 200-200 ग्राम, 250-250 ग्राम भी नहीं आया पूरा। तो उसका किसकी सेहत बनेगी? किसको नहीं, वो न्यूट्रिशन मिलेंगे? नहीं, मैंने तो ऐसे भी कई घर परिवार देखे हैं भी, मतलब दूध ही, मतलब उनको कोई आ जाए तभी दूध लेके आते हैं। हुँ, ऐसे भी परिवार हैं। ऐसे भी तो परिवार मैं कई बार उनको देखती हूँ उनके घर में जाके, तो मैं यही सोचती हूँ, मैं क्या अभी लोगों का कितनी ज़रूरत है, लोगों को मतलब बिल्कुल, फाइनेंशियली स्टैंड होने की भी, और उनकी काउंसलिंग्स की भी यस ज़रूरत और है। क्योंकि ठीक है फाइनेंशियली तो आप कर ही रहे हो। मुझे लगता है हाँ, कि जो वो एजुकेशन है ना, जो आप कर रहे हो उनकी जो या फैमिली काउंसलिंग हाँ, करते हो, फैमिली है। वो बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, मतलब कि वो ही नहीं पता है कि चलो भेड़-चाल चल रही है और सब कर रहे हैं, मतलब कि वो नहीं होना हुँ। चाहिए। ब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और क्या-क्या करते हो आप इस टीचिंग के अलावा और क्या-क्या हम सिखाते चिल्ड्रन एजुकेशन पे काम करते हैं, बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस लगाई जाती हैं, बच्चों के फ्री ट्यूशन सेंटर्स लगाए जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, जो लेबर्स होते हैं, क्योंकि मैंने जो सबसे पहला सेंटर स्टार्ट किया था वो हमने किया था कंस्ट्रक्शन साइट पे।
राइट। तो लेबर के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चों के लिए मैंने सबसे पहले सेंटर स्टार्ट किया था। उस टाइम हमारे पास इतने सोर्स नहीं थे कि हम टीचर्स की सैलरी मतलब राइट। कि तो उनको प्रोवाइड करवा सकें, तो ना तो मैंने खुद जाके ग्राउंड लेवल पे बच्चों को पहले तो इकट्ठे किया। मुझे किसी ने बताया कि मेरे घर के पास ही 46 में रहती हूँ, तो वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है और वहाँ के जो कम से कम 30 40 50 बच्चे हैं, हम्म। 30 40 50 बच्चे हैं जो कि स्कूल ही नहीं जाते हैं। ओके। उनके पेरेंट्स लेबर का काम करते हैं, वो तो बच्चे इधर उधर मार्केट में या गलत संगत में हैं, ऐसे भी बच्चे थे वो। राइट। तो मैंने बच्चों को भाग भाग के ना उनके पीछे पीछे भागती थी मैं उनके पीछे पीछे जाना, उनको पकड़ना, उनसे बातें करना, उनको कुछ मतलब भी बताना हम कि बातें करना उनसे, उनके बारे में बातें करना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, फ्रेंडली होना। हाँ, फिर बच्चों को पास बिठाना, सबको पास बिठाना, गेम्स उनको गेम्स खिलाना। वगैरह खिलाने, उनके साथ खेलना, हम्म। उनको गाइड करना। फिर उनको मैं उनके मम्मी पापा के बारे में कहती थी भी देखो आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हो। वो कहते थे हाँ। तो मैंने कभी आपको सपोर्ट उसमें पढ़ाई करनी चाहिए, आप स्कूल राइट। क्यों नहीं जाते हो। राइट। तो उनके पेरेंट्स से मैंने बात की, तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि बच्चों के ना आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, क्योंकि वो लोग यूपी साइड से यहाँ आके रह रहे थे। राइट। राइट। तो मैंने उनके सबसे पहले आधार कार्ड बनवाए उनके राइट। पेरेंट्स के, फिर उसके बाद मैंने उनके बच्चों के आधार कार्ड बनवाए। तो इस आधार कार्ड ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाने में भी समाज के जो अच्छे लोग हैं बिल्कुल। उनका भी सहयोग रहा। बिल्कुल। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराई, फिर मैंने स्कूल में बात की, फिर उनको स्कूल की यूनिफॉर्म हो गई, स्कूल बैग्स हो गए, मतलब हर चीज़ उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई। और उनको मैंने डेली ट्यूशन उनको मतलब कि पढ़ाने लग गई मैं। तो बच्चे तो धीरे धीरे फिर बच्चे वो स्कूल जाने लग गए, कंटिन्यूटी आ गई उनमें। स्कूल में भी मैं जाती थी, प्रिंसिपल से भी बात करती थी, उनके साथ इंटरेक्ट रहना, मतलब कि बच्चों के कांटेक्ट में रही मैं भी। बच्चों को स्कूल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, बच्चों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए। तो बीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे, लड़कियां थी ऐसी, जैसे एक लड़की थी उसकी उम्र थी कम से कम 15 साल, अच्छा। तो वो सिर्फ पढ़ी थी मेरे ख्याल से 4th क्लास तक। ओके। तो उसका एडमिशन करवाना था, तो पहले स्कूल ने मतलब अभी क्योंकि ये एज ज़्यादा हो गई हाँ है। ये एज फैक्टर है, ये है। हाँ। फिर भी मैंने किसी तरह समझू के तो उस बच्चे का एडमिशन करवाया। अब वो बेटी मेरे ख्याल से +2 पढ़ रही है। राइट। तो उसके जो पेरेंट्स थे उसके 1 साल बाद ही चाह रहे थे कि शादी कर दें, जब वो 15 साल की थी। 15 साल की थी। तो उसका फिर अब वो जब स्कूल जाती है, पढ़ रही है +2, तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। बिल्कुल। तो उस लड़की की पर्सनैलिटी भी ग्रूम हुई, वो तो है ही क्योंकि है। वो इरिटेटिंग रहती थी, चुप चुप सी रहती थी। तो बस ऐसे ऐसे मेरा हौसला खुलता गया। मेरे को भी चाहिए, हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। शुरू में तो मैंने अपनी पॉकेट से ही स्टार्ट की, जो मेरी पॉकेट मनी थी, जो मेरी लग्जरी लाइफ थी, उस सबको मैंने क्लोज़ किया, लग्जरी लाइफ को अपनी को कंट्रोल किया सिर्फ। और जितना मेरे अपनी पॉकेट मनी का पैसा था वो सारा मैंने एनजीओ में लगाया। स्पेंड करना शुरू कर दिया। तो बहुत मुश्किल्स आई शुरू में। आपको पता है कि जब आप एक आम इंसान और बीइंग अ वुमेन, आप नॉर्मल परिवार से जब आप निकल के काम Yes, करते हैं, बहुत मुश्किल तो आती है। आपको पैसा भी चाहिए होता है, क्योंकि आप 1 या 2 समाज सेवा तो देखो सब करते हैं, लेकिन आप कुछ लोगों तक समाज सेवा आप करते हैं, लेकिन जो संस्था है उसका बहुत बड़े लार्ज स्केल पे काम होता है, लार्ज बिल्कुल। स्केल बिल्कुल। पे। बिल्कुल। तो अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी संस्था की मदद जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं मदद कर सकूं, मैं खुद भी पहुंच सकूं। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करना, मैंने डोर टू डोर लोगों के घर तक जाना भी। कोई हमारी संस्था से या मुझसे मदद जिसको चाहिए वो अनछूता ना रह जाए, दूर ना रह जाए, है ना। तो मेरा ज़्यादातर था कि मैं लोगों के इंटरेक्ट हूँ। खुद मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। और मैंने कभी बारिश या तूफान या कभी धूप, तड़की धूप हो, कुछ हो, मैंने हमेशा मतलब काम किया हमेशा, जिसे मेरी ज़रूरत है या संस्था से मैंने हमेशा किया, जिसने भी और हमारे मुझे को लगता है कि कांटेक्ट किया है। ग्राउंड पे काम करना ही पड़ता है, तभी आप कुछ कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि मैं मोबाइल पे बैठ के लोगों को करवा दूंगी, तो वो तो नहीं हो सकता। नहीं, मेरा देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ, और मैंने मॉडलिंग भी किया, मैंने मॉडलिंग लाइफ भी देखी हुई है, एंटरटेनमेंट लाइफ, कैमरा, आई लव कैमरा, तो सब कुछ मैंने एंजॉय। स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स में भी रही हूँ, मेरी स्कॉलरशिप पे मेरी पढ़ाई हुई है, और मैं मतलब हर चीज़ ज़िंदगी में मैं जो चाहती थी वो मैंने सब किया। तो एक वक्त ऐसा जब अंदर से आपकी रूह कहती है कि बस अब आपको ये काम करना है, तो ये जो समाज सेवा का काम है, ये मैं कहती हूँ मैंने खुद नहीं चुना, ये ऊपर से ही शायद परमात्मा ने मुझे इस राह पे चलाया है। उसने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, और ये जिम्मेदारी मैं टिल द एंड ऑफ द माई लाइफ मैं इसको निभाऊंगी। और जब तक लोगों का सहयोग रहेगा, वो मैं संस्था से हम ज़्यादातर लोगों तक जाएंगे। नहीं तो समाज सेवा तो मैं पहले से भी करती आ रही हूँ, अब भी करूँगी। और आगे भी करते हाँ, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं संन्यास लेना चाहती थी, तो मैं संन्यास ना लिया, लेकिन मैं इस दुनिया में ही रहते हुए, दुनियादारी निभाते हुए, मैं चाहती हूँ कि परमात्मा की दया दृष्टि मुझ पे हमेशा बनी ये रहे। संन्यास से बड़ा काम कर रहे हो आप, ये जो आप कम कर रहे हो इस समय। ये काम, लेकिन मुझे इस काम में बहुत ताने सुनने को मिलते हैं कि देखो, जो बीइंग अ अच्छा यंग काम वुमेन करेगा, आप ये काम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ ये काम लोगों की नज़र में ये काम है, मेरी नज़र में ये परमात्मा की पूजा करना है। देखो जो अच्छा काम करता है ना, उसको हाँ ताने जी, मिलते हैं। ताने तो मिलते हैं, ये लेकिन आपको भी पता है, समाज ऐसा ही है, जिसने अच्छे काम करने की कोशिश की है उसको कोई ना कोई तो खींचने वाला लगा रहेगा। हाँ, खींचने वाला तो लगा रहता है, लेकिन मैं इसीलिए, परमात्मा ही मेरा पहला प्रेम है, और मैं परमात्मा को ही कहते हैं ना कि उसी को ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उसी को कहती हूँ कि कोई मेरे साथ दे ना दे, आप हमेशा मेरा हाथ, अपना हाथ मेरे सर पे रखें, और दया दृष्टि अपनी बनाए रखें, मान सम्मान बना रहे। और संस्था देखिए, मुझसे पहले भी लोग काम कर रहे थे, मेरे बाद में भी काम करेंगे। हम आज हैं, कल नहीं है ना, हमने किसी से कुछ लेके जाना है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। तो बस उस परमात्मा की, कहते हैं ना कि छत्र छाया में बने रहें, यही सबसे बड़ा कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा है। तो थोड़ी सीरियस बातें हो गई थी, गाने सुनते हो? हाँ, मुझ में प्रेम बहुत है, तो मैं प्यार मोहब्बत के बहुत गाने सुनती हूँ। कौन से कैसे गाने पसंद है, 80s के, 90s के, या भी लेटेस्ट वाले? नहीं, मैं लेटेस्ट ज़्यादा नहीं एंजॉय करती हूँ। पुराने में देखो, अब मैं एक्चुअली रूहानियत, मेरी रूह को जो टच करते हैं, मैं वही गाने सुनती हूँ। बाकी ज़्यादातर मेरा सत्संग वगैरह मैं लगाती हूँ, और परमात्मा के भी और हो गए, तो ये सब बस मतलब रूह को जो टच करते हैं ना। राइट। तो कोई गाना है ऐसा फेवरेट जो सुनते हो? कोई एक गाना जो मतलब कि, बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ थोड़ी, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा सीरियस बातें कर रहे थे, थोड़ा लाइट माहौल करें उसको, फिर पूछें। मेरा वो राहुल राय का सॉन्ग है ना, वो उनकी मूवी का, नज़र के सामने। अच्छा, हाँ, नज़र के हाँ, सामने। या फिर धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। हाँ, तो ये वाले गाने हाँ, ये प्यार मोहब्बत के गाने मुझे 90s के, पसंद, मतलब कि आप 19s के हो गए। हाँ, प्यार मोहब्बत के सॉन्ग्स पसंद है मुझे। हाँ जी, तो आप डी एडिक्शन पे भी कोई काम कर रहे हो, है ना? हाँ जी, नशा यूथ मुक्ति के लिए, यस यस। तो इसमें कोई है केस स्टडी जो आपके पास आई हो, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको आपने निकाला हो नशे के उससे? क्योंकि बिकॉज मैंने देखा है कि आजकल ना इतना ज़्यादा हो गया है, सिर्फ पंजाब में नहीं, हिमाचल में भी, हरियाणा में भी, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया बहुत ऑल ज़्यादा हो ओवर गया है। इंडिया हो रहा है, पर मोस्टली पंजाब, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा और हिमाचल भी, तो बहुत नशा फैलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा। आजकल हमारे यूथ की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो नशा और एक बेरोज़गारी है। तो यूथ के तो देखो, यूथ जो है हमारे देश का भविष्य है, तो उसको भी लेके मैं बहुत पसेसिव रहती हूँ भी, यूथ के लिए भी हमने काम करना है। तो यूथ के लिए हमने जैसे कि नशों के अगेंस्ट हम काम करते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते हैं, नुक्कड़ नाटिस करवाए जाते हैं, अवेयरनेस ज़्यादातर लोगों तक जागरूकता फैलाई जाती है कि युवाओं के बीच में जाके, पब्लिक के बीच में जाके, कि नशे से दूर रहें। एक तो देखो, नशा जो है एक तो परिवार को भी ख़त्म कर देता है ना, क्योंकि ये एक दिमक की तरह होता है। क्योंकि देखो, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने परिवार का, अपने माँ बाप का और अपनी मिसिस का, बच्चों का, सबका भविष्य खराब हो जाता है। चाहे वो नशा शराब से हो, चाहे नशा हो, चाहे चिट्टा हो, है ना, तो ये सब बर्बाद करता है। और जो यूथ है वो जैसे कह रहे हैं कि माँ बाप बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, कितनी मुश्किलों से उनको बड़ा परवरिश करते हैं, दिन रात उनके लिए मेहनत करते हैं। फादर घर से बाहर जाते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, उनको खाना, मतलब हर चीज़ की भी उनको किसी रंग की प्रॉब्लम ना आए, टाइम टू टाइम उनको खाना, पढ़ाई, हर चीज़ फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। वो बच्चों को इतनी अच्छे से हर फैसिलिटी दी जाती है, उसके बाद वो जाके एक नशों में पड़ जाते हैं, अच्छा खासा अपना जीवन। तो देखो ना, छोटे से बच्चे से आपको इतना बड़ा उन्होंने युवा बनाया है, अब युवा होकर आप नशे में जा रहे हैं, इसका मतलब आपको नशा ज़्यादा आपको प्यारा हो गया, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा।
तो मेरा ये मानना है कि आप एक तो माँ बाप जैसे बच्चों को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, साथ साथ उनकी मेंटालिटी को भी ना, उसको भी उनको एनहांस करना चाहिए। उनको इस तरीके से साथ साथ समझाते रहना चाहिए, दूसरे को पता चले कि कौन भी हमारे माँ बाप यस, हमारे लिए कितनी मुश्किलें सहन वो तो करके है। भी हमें ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों की हर बात को सुने, यस, उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही, क्योंकि हमारा टाइम और बच्चों के टाइम में बहुत बहुत फ़र्क है। फर्क पड़ जाता है, एज डिफरेंस का भी। यस, और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने भी थोड़ा-सा ना बहुत ज़्यादा कर दिया है, बिकॉज़ हर कोई ना अपनी लाइफ़ को कंपेयर करने लग गया है दूसरे की हाँ, लाइफ़ से, ये बात कि सही उसके है। पास है, मेरे पास क्यों नहीं है ना? फिर इस चक्कर में वो और चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। कई स्नैचिंग में डल जाते हैं, कोई नशा बेचने में लग गया, है ना? ताकि उसको लगता है ईज़ी मनी है, इससे मैं अपने सारे शौक पूरे कर सकता हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि इससे मेरा सारा यूथ, मेरी जवानी खराब हो जाएगी अगर मैं कहीं नशे में पड़ गया या जेल में चला गया, तो सब कुछ खत्म है एक झटके में। खत्म है। मैं वही आपको कह रही थी कि जब बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है, यस, धीरे धीरे बच्चे टीनेजर में आते हैं, युवाओं में कई बार पेरेंट बच्चों के साथ ना खुलकर बातचीत नहीं यस, करते हैं। शुरू से मतलब घर का माहौल एक ऐसा हो कि आप संस्कार यस, बच्चों में संस्कार देते रहें। ये नहीं कि वो छोटा है तब आपने उनको हाँ, संस्कार, लगातार बच्चों के साथ डिस्कशन करते रहना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको अपना बताया कि हमारा शुरू से आध्यात्मिक था और आज भी आध्यात्मिक ही माहौल है हमारे घर का, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, राइट, क्योंकि आपको अध्यात्म का की नॉलेज होती है। आप आध्यात्मिक होंगे तो आपको परमात्मा का भी, और किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपको खुद को अंदर से रूहानियत, आपकी रूह और परमात्मा आपको एक अंदरूनी शक्ति देगा कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी दुनियादारी, इनको मतलब कि परिवार जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को दुनियादारी की भी समझ देनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे बड़े होकर खुद समझ जाएंगे, राइट, क्योंकि जो आगे जाके उनको प्रॉब्लम्स आएंगी उनको डिस्कशन करते रहना चाहिए कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, हम तुम्हारे साथ हैं हमारे बेटे, है ना, बेटा या बेटी जो भी, हाँ, कि हम माँ बाप हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। कभी भी तुमने गलत काम नहीं करना, नहीं करना, कभी भी अपने नशे में अपने आप को बर्बाद नहीं करना। अगर तुम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए, करियर में सफल नहीं हो पाए, या तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, कुछ भी हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी तो ना बर्बाद करो ना। मरने से पहले कहते ना कि सब ने जाना एक दिन मौत आनी है, तो मौत आने से पहले तुम खुद को ही क्यों मार रहे हो, और अपने जीते जी अपने माँ बाप को भी मार रहे हो। यस। तो और ये समझाना बहुत, और मेंटालिटी पे भी मैं ना समझाना ज़रूरी है। मैं बहुत चीज़ें ना कई बार पढ़ता रहता हूँ या देखता रहता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग नशे करते हैं ना, वो डिप्रेशन में है, तो हाँ जी। क्योंकि एक चीज़ से बचने के लिए आप दूसरी चीज़ कर रहे हो। नहीं, मैं अग आपको आपको बीच में हाँ, रोका। आपने मुझसे पहले पूछा था कि कोई केस हो। हाँ, एक केस था ये ऐसे ड्रग्स के रिलेटेड, तो वो जो आपने बोला डिप्रेशन, अब एक परिवार था जिसमें कि वो अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ दे रहे थे, तो उनका बेटा जो था नशे में पड़ गया। मैं खुद मिली थी उनके बच्चे से, इंटरेक्ट किया था। मैं कहा आपने नशा क्यों किया? आपको हर चीज़ दी जा रही थी, बिल्कुल, आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे, इंजीनियर बन रहे हो आप, उसका कोर्स किया जा रहा है, इतने पैसे आप पे स्पेंड कर रहे हैं आपके मम्मी पापा, और तब भी आप तो नशा आपने नशा क्यों किया? तो व्हाट ही सेड कि शौकिया तौर पे। तो डिप्रेशन तो, ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन हाँ, भी है, डिप्रेशन हो हर चीज़ शौकिया कोई तौर पे, कोई जिस चीज़ तरह भी है। आपने कहा कि हाँ, सोशल मीडिया में लोग, हाँ, उसका फ्रेंड सर्कल ऐसा था उनके साथ, उसका हाँ, उठना बैठना वो शौकिया शौकिया तौर तौर पे, पे शुरू हो गया। शौकिया। अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल हनी सिंह का ले लो, आप यस, सिंगर हैं जो, यस, उनके पास तो सब कुछ था, तो बिल्कुल, भी वो भी नशे में। बिल्कुल, आज वो उस लोगों को अवेयर करते हैं यस, कि नशे से नशा दूर नहीं, रहे, है ना। यस। संजय तो दत्त, संजय दत्त देख लो आप, तो वो तो सब कुछ था, तो बिल्कुल, खाली डिप्रेशन की बात नहीं है, कहीं शौक शौक होता में है। भी होता तो है। इसलिए मैंने कहा कि अपने बच्चों को इस तरीके से उनको अपब्रिंगिंग करें कि हाँ, उनकी मेंटालिटी, उनको संस्कार दिए जाएं राइट, कि राइट। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, बस ये नहीं आप करना। नशा नहीं करना और कभी किसी औरत पे हाथ नहीं नहीं उठाना, बच्चों पे, मतलब ये संस्कारों में आ जाता है। राइट, राइट। ये कह रही हूँ। तो अभी आप कौन-कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो अभी? अभी सिलाई चल रही है? हमारा स्टिचिंग सेंटर चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है? ये भी हमारा बड़ायल में चल रहा है, सेक्टर ओके। तो 45 कोई में। भी इसको जॉइन कर सकता है आके? इसे देखो, ये ज़रूरतमंदों के लिए है। जब राइट, हम एडमिशन लेते हैं तो हम उनका पूरा बैकग्राउंड वगैरह, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह चेक करते हैं, भी इनको ज़रूरत है, क्योंकि जब हम स्टिचिंग सेंटर चलाते हैं तो उसमें हम इनको सिलाई सिखाने के बाद जब कोर्स कंप्लीट होता है तो उनको, जो महिला अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हैं, जिनका अभी रोज़गार मिले, जिनके राइट, पास मशीनें नहीं है, उनको हम सिलाई मशीन भी डोनेट करते हैं। ओके,
राइट। तो सिलाई मशीन दी जाती है। तो ये सब कुछ हम चेक करते हैं फैमिली हाँ, क्योंकि बैकग्राउंड बिकॉज वगैरह कहीं भी। ऐसा ना हो अभी कि ज़रूरतमंद ना कोई हाँ रह जरूरतमंद जाए। के पास ही जाए, किसी हाँ ऐसे के पास ना चली जाए जिसको जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो और इसके अलावा हमारी जो महिलाएं सामान बनाती हैं स्टिचिंग का, उसे हम मार्केट में एग्जीबिशन लगाई जाती है, मार्केट में उसको सेल आउट किया जाता है ताकि लोगों तक उन महिलाओं का बनाया हुआ सामान जाए और लोग उसको यूज़ खरीदने करें, और फिर उनको खरीदें और फाइनेंशियली हेल्प या फिनेंशियल हेल्प भी हो और लोग संस्था से भी जुड़ें। और बहुत सारे लोग हैं जो फिर संस्था से जुड़ते भी उन महिलाओं की मदद के लिए भी आगे आते हैं। तो ये पिछले 3 साल से हम एग्जीबिशन वगैरह लगा रहे हैं, तो उनको इसके साथ साथ अलावा उनको एम्पावरमेंट भी मिलती है महिलाओं को, लोगों को महिलाओं का हौसला भी बढ़ता है। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है पब्लिक का भी। राइट। तो इसके साथ फिर आप चलाते हो एक ट्यूशन एक सेंटर। ट्यूशन सेंटर हो गया, एक एजुकेशन सेंटर हो गया, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे हो गया लेबर के बच्चों के लिए। अच्छा। हाँ जी। और एक अभी हम अगले महीने बहुत ही जल्दी हम कंप्यूटर सेंटर भी स्टार्ट करने वाले हैं। बिकॉज आज की डेट में बहुत ज़रूरत है इसकी भी। हाँ ज़रूरी ये एक्चुअली मुझे यूथ के बहुत लिए बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे हैं वो कहते भी आप कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट करो। फिर अभी हम आगे जाके ब्यूटिशियन सेंटर भी स्टार्ट करेंगे। फिर हम प्लांटेशन पे भी काम करते हैं। अभी हमारी एनजीओ की तरफ से 1 लाख प्लांट्स लगाए जाएंगे चंडीगढ़ और पंजाब में। बहुत अच्छा। हाँ, तो और बाकी मैं डीवी केसेस के लिए भी जो डीवी केसेस होते हैं उनमें भी डील करती हूँ। तो बहुत सारे मुझे पंजाब से फ़ोन्स आते हैं कई बार, तो मैं जहाँ तक कोशिश हो तो मैं पंजाब में विजिट भी करती हूँ कि इसको खुद भी देखती हूँ। तो कौन सा टॉनिक पीते हो आप इतनी एनर्जी के लिए? मैंने आपको कहा टॉनिक तो मैं कहती हूँ परमात्मा उसकी छत्र छाया बनी रहे बस। क्योंकि बिकॉज इतना सारा चीज़ें हैंडल करनी और दिमाग को शांत रखना बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज हमारे पास 10 फ़ोन आ जाए ना मेरे पास, वो 10वां फ़ोन ना मैं चिढ़ के उठाता हूँ। ठीक है कि भाई क्यों कर दिया है तूने मेरे को फ़ोन, है ना? तो लेकिन आपके पास तो दिन में कम से कम 100-200 कॉल तो आती होंगी। कॉल्स तो बहुत आती हैं। अब तो मैंने आजकल थोड़ा सा फ़ोन साइलेंट पे रख देती हूँ, बात ही नहीं कर पाती मैं ज़्यादा। तो मैं बस परमात्मा वो ही चलाते हैं। मैं जब थक भी जाती हूँ, जब शुरू में मैंने काम स्टार्ट किया था तो धूप थी, गर्मी, तो मैं कई बार थक के बैठ जाती थी या कई बार संस्था को सहयोग ना मिलना लोगों का ना, तो मैं हार मान जाती थी। कई बार मैं रो भी पड़ती थी मेरे आंसू, मैं रोती थी तो मैं कहती थी मैं किससे जाके मदद मांगूँ, किसको बोलूँ भी संस्था को सहयोग करें। तो बस फिर मैं परमात्मा को दुआ करती थी और बस पता नहीं कहाँ से वो किसको परमात्मा के रूप में कोई हमारे दानी सज्जन आके मदद कर जाते थे। नहीं ऐसे ही होता है। जिसका जो लोग कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत साफ हो ना तो भगवान फिर अपने आप रास्ते बनाता है उन सबको पूरा करने के। हाँ जी। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि ये आएगा कहाँ से, वो फिर अपने आप ही जरिया बनता रहता है। मैं देखिए मेरा ये मानना है कि करे करावे आप ही नाम ना अपना ले, एक ही नूर तो सब जग उपजा, कौन पले तो कौन मंदे। और कहते हैं ना मेरी आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, तो वही है करे करावे आप ही। तो उसी के बताए रास्ते पे चल रहे हैं। वो खुद चला रहा है, मेरी बाँह पकड़ के मेरी साथ साथ मेरे, जैसे ना कहते हैं कि एक शक्ति जो मेरे साथ चलती है। और कई बार मुझे कई सारे लोग मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम बड़ी भोली हो, तुम्हारे में बहुत शराफत है, थोड़ा सा दुनियादारी सीखो। मैं कहा मुझे दुनियादारी या इन चीज़ों का नहीं है, उसने जो हमें बना के भेजा है, जो है शराफत, उसको तो हम नहीं छोड़ सकते। उसी के बच्चे हैं, वो अपने आप ही जो उसने हमसे सेवा लेनी है, जो जिम्मेदारियां दी हैं, वो खुद ही करेगा। तो उसी के ऊपर मैंने छोड़ रखा है, तो उसी की छत्र छाया बनी रहे बस। तो कैसा लगा पूजा बात करके? बहुत अच्छा लगा। मजा आया? नहीं, एंड में ना मैं अपनी थोड़ी सी तारीफ करवाता हूँ तो आप कर सकते हो मेरी तारीफ। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू आर यंग एंड वेरी एनर्जेटिक, सो थैंक यू सो मच। आपने मेरे को यंग बोला बिकॉज मैं उतना यंग हूँ नहीं लेकिन थैंक यू सो मच। नहीं, यू आर सो एनर्जेटिक। एंड आपने बताया कि आप एफएम रेडियो पे भी काम करते हैं ना, तो आप जैसे कहते हैं ना कि समाज में अच्छे लोगों की पार्टिसिपेशन जितनी रहे, मैं कहती हूँ अपना जीवन ऐसा होना चाहिए कि दूसरों को प्रेरणा मिले। मैं चाहती हूँ कि जो महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता या कोई सेफ्टी के कुछ इश्यूज रहते हैं, तो मेरे हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरा जीवन ऐसा हो कि दूसरों के लिए प्रेरणा बने। आप महिलाएं घर से बाहर जाएं, उन ऐसे नहीं है कि परिवार बाहर नहीं जाने देते, लेकिन महिलाओं को भी समझना चाहिए और बेटी को भी कि वो अपनी मर्यादाओं में रहे। You should be, if you want to be a bold and beautiful, you should behave like a bold girl, but you should be in your
रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझें अपनी, और अपना आचरण जो है, अपनी मर्यादाएं। देखो, औरत की खूबसूरती उसकी मर्यादाओं में है। यस, तो और हमारी मर्यादा भारतीय दोनों संस्कृति दोनों को भी, मर्यादा में रहना चाहिए। हाँ, दोनों में भी है। पर जैसे आजकल कहते हैं ना कि महिलाओं को फ्रीडम कम मिल पाती है, ऐसा नहीं है। परिवार महिलाओं को दे रहे हैं फ्रीडम, अपनी बेटियों को भी फ्रीडम देता है, भी जाओ आप काम करो। तो हमेशा भी अपनी मर्यादा, अपनी सीमाएं को भी आप उसमें रहें, उसमें रहो, हाँ, और सीमाएं उसमें आप रहकर बांध करें, काम एक करो। डिसिप्लिन मेंटेन के रखें। किसी को भी आप इतनी इजाज़त ना दें कि वो आपके डिसरिस्पेक्ट करके जाए। आप जैसी हैं वैसी आप अच्छी हैं। Right. किसी के कहने पे आप अपने आप को डीमोरलाइज्ड मत करें। और मैं चाहती हूँ मेरा जीवन जो है महिलाओं, बच्चों के लिए और परिवार हमेशा जुड़ के रहें, जितना हो सके समाज सेवा को समर्पित है ये। थैंक यू सो मच पूजा, थैंक यू आप सो आए और मच। मेरे को बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि आप ऐसे ही काम करते रहो, और किसी दिन हम आपके सेंटर पे आएँ, जी और जी। फिर वहाँ पे हम देख कर उस समय बात करें कि क्या चल रहा है ना। तो पूजा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किससे मोटिवेशन मिलती है आपको कि मैं समाज के लिए इतना सारा काम करूं? देखिए, बचपन से तो मैं किरण बेदी, जो हमारी इंडिया की फर्स्ट आईपीएस लेडी हैं, किरण बेदी मैम, डॉक्टर किरण बेदी, उनको मैं अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ, क्योंकि उनका जीवन जो है उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। देखो, जब वो पुलिस में थी, मैंने आपको जैसे कहा भी, अगर पुलिस में आप एक अच्छा ऑफिसर हैं तो आप अपनी उस पावर का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो आप ज़रूरतमंद लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, जिनके साथ कुछ गलत ना हो। तो उनका जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने एक प्रेरणादायक उनका लाइफ रही है। जब वो पुलिस में थी तो उन्होंने जेलों में कितने लोगों को सुधारा, है ना। उसके बाद भी आज भी वो समाज सेवा में काम कर रही हाँ, काम कर रही हैं, और बड़ी एक्टिवली काम करती हैं, बड़ी एनर्जेटिक हैं। और उनके महिलाओं को लेके जो विचार हैं, शी इज़ बोल्ड। उनके जो विचार हैं वो बोल्ड हैं, लेकिन फिर भी वो मर्यादाओं में भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किरण बेदी मैम को मैं फॉलो करती हूँ। इवन मैंने कॉलेज लाइफ में किरण बेदी मैम से स्पोर्ट्स में अवार्ड, उन्होंने मुझे ऑनर्ड भी किया था। तो किरण बेदी मैम ने उस टाइम स्पीच में एक बात बोली थी कि जिन बेटियों ने, लड़कियों ने आज मेरे हाथों से ऑनर हुई हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप सपने ऊँचे देखें, ऊँचे सपने देखें, और एक नहीं कई सपने देखें, क्योंकि कोई तो सपना आपका पूरा होगा। आप करियर बनाना चाहते हैं तो कभी ये ना डिपेंड रहे कि एक ही उसमें भी फील्ड में आपने करियर बनाना है। और उन्होंने ये कहा था कि जो आप इतनी मेहनत करके आज मेरे से ऑनर हुई हैं, भी आपने इस काबिल अपने आप को बनाया है कि आज आपको ऑनर किया जा रहा है, तो आगे जाके भी आप घर ना बैठें। इतना पढ़ लिख के, इतना आपने स्पोर्ट्स में भी इतनी अचीवमेंट्स ली हैं, तो आप घर ना बैठें। उस मतलब कि कॉलेज लाइफ के बाद भी, इवन शादी के बाद भी आप हाउसवाइफ बन के ना रहें, आपकी जो एक्टिव रहें सोसाइटी में, आप एक्टिव रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, है ना। तो भी घर आप इतनी अचीवमेंट लेके घर बैठ जाएंगे तो जो आपके अंदर अच्छाई है वो लोगों तक कैसे जाएगी? अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित ना रहे, वो समाज में जो और अच्छे लोग जिनको मतलब हाँ ज़रूरत है, वो लोग भी हमसे कुछ सीखें। अगर कुछ कोई जो भी हमारी कोई अच्छाई अगर किसी के काम आ जाए तो उसमें बुराई क्या है ना। तो हम हर किसी की तो फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन किसी के लिए प्रेरणादायक तो बन सकते हैं, है ना। तो ये मेरी किरण बेदी मैम इंस्पिरेशन रही हैं। और एंटरटेनमेंट लाइन से मुझे प्रियंका चोपड़ा मैम, जो मिस, हाँ जी, वर्ल्ड भी रही हैं, तो प्रियंका चोपड़ा जो है वो मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज शी इज़ सो ब्यूटीफुल, शी इज़ बोल्ड। और देखो ना, आप इतनी बोल्ड होकर भी उन्होंने अपनी बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, तो मुझे भी वो सब बहुत पसंद है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं। बाउंड्रीज ज़रूरी है। देखो, ये एक महिला को खुद चाहिए कि उसको बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी है और कहाँ तक किसी को आपको अलाउ करना है कि आपकी लाइफ में वो इंटरफेयर कर सके या ना कर सके। तो बाउंड्रीज सेट करनी बहुत ज़रूरी है। और हमारी भारतीय संस्कृति बहुत खूबसूरत है। हमारी संस्कृति में महिलाओं को बांधा नहीं जाता, लेकिन महिलाओं को अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप किसी भी एक महिला की कोई भी कहते हैं ना कि ऐसे कुछ मत करो कि आप किसी और महिलाओं के लिए आप भी आपके किसी आचरण से किसी और दूसरी महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल ना हो जाए कि एक की वजह से फिर वो कहते हैं ना कि सब पे ऊपर पाबंदियां, हाँ, सबके ऊपर पाबंदियां लग जाती हैं। तो ये सब ना हो बस। वो सब वही तो बात होगी कि कुछ लड़के गलत हैं, लेकिन कुछ हो सकते हैं, फिर उसकी वजह से सब लड़कों की बदनामी होती है ना। तो वो चीज़ वही चीज़ की एक भी नहीं होगा तो समाज सब अच्छा चलेगा। बहुत अच्छा बोला आपने। और जैसे हमारे जितने दानी सज्जन हैं सब जेंट्स हैं,
दानिश बिल्कुल सज्जन बिल्कुल। है मेरे, और वो हमारी संस्था को जैसे मीडिया का बहुत सपोर्ट रहा है। देखो मीडिया जो है, मैं कहती हूँ जैसे मैं पुलिस की बात करी थी, अब मीडिया अपना बहुत अच्छे से काम करता है, ईमानदारी से काम कर रहा है, लोगों के घरों तक वो सही चीज़ हाँ सही चीज़ पहुंचाता है। तो मीडिया जैसे बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो इसी तरह हर कोई अगर अपनी फील्ड में काम करता अच्छे रहे, से काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो समाज एक बहुत बहुत अच्छा, हाँ मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ बन बहुत जाए। समाज जो है कहते हैं एक बहुत अच्छी कहते हैं ना हाँ, भी हर कोई अच्छे से अपनी जीवन यहाँ पे जी राइट, सकता है, और समाज बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। यस, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, तो दुनिया फिर अपने आप आगे बढ़ती है। तो राइट, अच्छी चीज़ें समाज में फैलानी चाहिए। और मैं देखो अपनी संस्था से हमेशा मैं सोचती हूँ कि आपके घर तक सिर्फ आपका परिवार नहीं है, बाहर भी आपको अपना परिवार बनाना चाहिए, एक परिवार की तरह रहना चाहिए। आप प्रोफेशनल होती है तो सिर्फ वो सेल्फिशनेस आती है। तो मैं हमेशा ज़्यादातर सबके साथ फ्रेंडली ही रहती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप ईगो रखें, कुछ नहीं जाना आपके साथ, एक दिन सबने राइट, जाना है। तो मैं हमेशा जब भी कोई काम करती हूँ मैं ये सोचती हूँ पता नहीं मैं कल हूँ या नहीं हूँ, आज मुझे जो देना है अपना बेस्ट देना है बस।